मटिया जी हमारी एचयूएफ बना दीजिए। तो आपके लिए तो एचयूएफ ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। एचयूएफ का खाता खोला, पता चला कुछ समय बाद 148 का नोटिस आ गया। तो आपको 5,000 रुपए में 5 लाख रुपए की कैपिटल आपकी खड़ी हो गई एचयूएफ में। क्या कोई बुरा प्रोपोजिशन है? ये है वो $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर मैं आपकी 80C की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दूं तो LTCG का एग्जम्पशन जो 1 लाख रुपए का आपको मिलता है वो बढ़कर 2 लाख हो जाए। इनफैक्ट अगर आप IPO के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके डीमैट अकाउंट से एक IPO ही लगा सकते हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप अपने ही अकाउंट से 2 IPO लगा पाएंगे। जानना चाहते हैं कैसे? हेलो जागरूक जनता, बिजनेस बेसिक्स के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जीरो आइडिया होता है, इसके बावजूद कि ये एंटिटी उनका बहुत सारा टैक्स बचा सकती है। और आज के इस एपिसोड में हमने फिर इन्वाइट किया है हमारे एक्सपर्ट अनूप भाटिया को। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेवल एडवाइजर। What is HUF? तो HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक सेपरेट टैक्स एंटिटी है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मिस्टर शर्मा के परिवार में वो, उनकी वाइफ और 2 एडल्ट बच्चे हैं। चारों के अपने 4 पैन कार्ड हैं, लेकिन मिस्टर शर्मा अपनी एक HUF क्रिएट कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में, और उनकी फैमिली में 4 मेंबर की जगह 5 मेंबर हो जाएंगे जहां तक इनकम टैक्स की बात होती है। तो यानी 5वें मेंबर को वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो एक इंडिविजुअल को मिलते हैं, जैसे कि वो 80C का डिडक्शन क्लेम कर सकता है, 1 लाख तक का LTCG क्लेम कर सकता है। तो मान लीजिए आपको ये सब पहले से पता है और आपने अपना एक HUF बना ही रखा है, तो ये भी ध्यान लीजिए कि HUF का अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उसके थ्रू एडिशनल IPO की एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं और अपनी IPO मिलने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट खुलाना तो अब ऐसा काम है, लेकिन HUF का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कुछ ऑफलाइन पेपर वगैरह आपको साइन करने पड़ते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन से अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपको ऑन कॉल सपोर्ट हमारी टीम के थ्रू जरूर मिल जाएगा HUF अकाउंट ओपनिंग में हेल्प के लिए। तो नीचे दिए गए जीरोधा के लिंक पर अपना फोन नंबर रजिस्टर करिए और आगे के डिटेल्स का वेट करिए। तो दोस्तों, आइए आज के इस एपिसोड में हम समझते हैं ये HUF आखिर है क्या, इन्हें कौन बना सकता है, इसे रजिस्टर किस तरह से किया जाता है, इसके टैक्स इंप्लीकेशन क्या होते हैं और इससे टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, इसमें पार्टीशन किस तरह से किया जाता है, और लास्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताऊंगा जिससे आप पोटेंशियली कितना टैक्स बचा सकते हैं वो कैलकुलेट भी कर पाएंगे। तो HUF को एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन ये एक सेपरेट टैक्स एंटिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में। इसे सेपरेट माना गया है एज अ पर्सन अंडर द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, बाकी इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यानी हिंदू अविभाजित परिवार कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि हाँ साहब, हिंदू अविभाजित परिवार का एक पृथक वैधानिक अस्तित्व है, जैसे कंपनी का होता है, LLP का होता है, किसी 1 पर्सन कंपनी का होता है। ये कॉन्सेप्ट को हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि HUF आखिर कौन बना सकता है? क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टर्म है, तो हिंदूज जिसमें जैन, बौद्ध, सिख शामिल है। ठीक है, ये कोई भी ऐसा परिवार हो वो HUF बना सकता है। तो मान लीजिए आप इन रिलीजन में फॉल करते हैं, तो आपके परिवार में कौन कौन HUF के मेंबर बन सकते हैं? ठीक है, परिवार वर्ड है यहाँ पर वर्ड। अब परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप, आपकी पत्नी, ठीक है ना, और आपके बच्चे। ठीक है, चाहे एक या एक से ज्यादा, ये सब मिलकर के क्या हो गए? एक हिंदू अविभाजित परिवार हो गए। अब मैं इससे ऊपर चलता हूं कि आपसे ऊपर आपके पिताजी, ठीक है, आपके पिताजी, आपकी माताजी, मान लीजिए आपके 2 भाई और हैं, तो आपके मदर, फादर, आपके 2 भाई, आप और इवन आपकी सिस्टर, ये सब भी आपके पिताजी के HUF का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे बोलते हैं ऋषभ जी कि एक लार्जर HUF में कई स्मॉलर HUF हो सकती है। जैसे जब मैं कहता हूं कि आपके पिताजी के HUF और आप 3 भाई और आपकी एक सिस्टर, तो अब अगर आप तीनों भाई शादीशुदा हैं तो आपके पिताजी की एक HUF और आप तीनों भाइयों की भी एक HUF। अब मान लीजिए कल आपके बच्चे, उनकी शादी होती है तो उनकी भी एक HUF बन जाएगी। तो इट मीन्स दैट एट द सेम टाइम मिस्टर ऋषभ कैन बिकम मेंबर ऑफ वेरियस HUF। ठीक है, आप अपने पापा की HUF का हिस्सा हैं, आप स्वयं के HUF का हिस्सा हैं, आपके बच्चों की HUF का आप हिस्सा नहीं। मान लीजिए आपके दादाजी हैं, उनकी भी HUF चली आ रही है तो आप उनकी HUF का भी हिस्सा है। इसमें भी कुछ डाउट है। कोई लोग कहते हैं कि साहब HUF में
क्या एक हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके एचयूएफ हैं या उनका बच्चा होना जरूरी है, कोई भी लड़का या लड़की हो? तो कुछ रिजर्व ओपिनियन तो ऐसी जाती है कि नहीं साहब एक इशू जरूर होना चाहिए। मेरी प्रैक्टिकल राय ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हस्बैंड वाइफ मिलकर के भी एचयूएफ है, ठीक है। क्योंकि जब लॉ में कहीं ऐसी स्पष्ट बात नहीं है तो एचयूएफ शुड बी टू पर्संस हु आर रनिंग एज अ फैमिली, हु आर हिंदूज, दे शुड बी ट्रीटेड टू बी एचयूएफ। तो एचयूएफ के मैनेजर को हम क्या बोलते हैं? एचयूएफ के मैनेजर को बोला जाता है कर्ता, यानी जो एचयूएफ के ओवरऑल फंक्शन को मैनेज करता है, उसके लिए डिसीजन मेकिंग करता है। ये जनरली फैमिली के सबसे सीनियर मेंबर होते हैं। मान लीजिए आपने एक एचयूएफ बनाई है तो आप अपने वाइफ और आपके बच्चों में से आप ही कर्ता कहलाएंगे। इन केस जो करता है वो इल हो गया है या किसी और रीजन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर को पार्टनर रहेगा वो एचयूएफ का कर्ता बन जाएगा। एचयूएफ में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है, को पार्टनर्स और मेंबर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे आपके पिताजी के एचयूएफ में आप मेंबर भी हैं और आप को पार्टनर भी हैं, लेकिन आपकी वाइफ जब वो परिवार में जुड़ती हैं तो वो मेंबर तो हैं परंतु को पार्टनर नहीं। इससे क्या फर्क पड़ जाता है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि एचयूएफ की संपत्ति क्योंकि अनडिवाइडेड संपत्ति है, ठीक है, उसमें सभी को पार्टनर्स का हिस्सा है, इवन मेंबर्स का भी हिस्सा। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि मेंबर का हिस्सा नहीं, लेकिन एचयूएफ की संपत्ति में विभाजन मांगने का अधिकार केवल एक को पार्टनर को है, ठीक है। एक मेंबर एचयूएफ की संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। जैसे आपकी पत्नी अगर चाहे कि भाई अपने ससुर जी की संपत्ति में जो एचयूएफ में है उसमें वो हिस्सा मांगे, नहीं मांग सकती। लेकिन आप कह सकते हैं कि पापा ये संपत्ति आपको दादाजी से मिल रही है, परदादाजी से मिल रही है, मैं हूं और मेरे दोनों भाई हैं, हम तीनों मिलकर के अब ये सोचते हैं कि पापा अपन संपत्ति डिवाइड कर लेते हैं, मुझे मेरा हिस्सा दे के अलग कर लीजिए। ऐसा पार्टीशन आप मांग सकते हैं। ये एक को पार्टनरशिप बनाम मेंबरशिप का डिफरेंस है। इसमें बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि एक फीमेल अपने फादर की एचयूएफ में को पार्टनर बनी रह सकती है इवन आफ्टर मैरिज और नॉट। इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया 2005 के हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जो अमेंडमेंट किए गए उसके बाद। उसमें ये क्लियरली बताया गया कि एक फीमेल मैरिज होने के बाद भी अपने पेरेंटल एचयूएफ में को पार्टनर बनी रहती है, यानी संपत्ति पे उसका भी अधिकार उतना ही रहता है जितना कि उसके भाई का। तो आपको ये तो समझ आ गया कि एचयूएफ का कंसेप्ट बहुत ही फायदेमंद है। तो अब आप पूछेंगे एचयूएफ आखिर बनाते कैसे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं अरे साहब मेरी एचयूएफ बना दीजिए, हम लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो इस तरीके से आता ही है कि मटिया जी हमारी एचयूएफ बना दीजिए। तो हमारे गुरुजी सीएल जमर साहब वो इस प्रकार से बोलते थे कि अरे भाई मैं क्या एचयूएफ बनाऊंगा आपकी, आप शादी कीजिए आपकी एचयूएफ खुद बन जाएगी, मैं क्या करूँगा, है ना। तो एचयूएफ तो स्वयं बनाई जाती है, बन जाती है अपने आप। एचयूएफ इज अ नेचुरल क्रिएशन, ठीक है, ठीक है। अब इशू ये है कि आपको इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू उसको अस्तित्व में लाना है, ठीक है। एचयूएफ तो वैसे बन गई, अब मुझे इनकम टैक्स में उसका अस्तित्व लाना है, यानी कैसे लाना है? पैन लेना है बस, ठीक है। अब मैं पैन लेने के लिए क्या करूंगा? एक एफिडेविट बनाऊंगा। एफिडेविट के फॉर्मेट गूगल पे लोग ढूंढेंगे, बड़े आराम से मिल जाएंगे, नहीं तो आप इस वीडियो के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, एफिडेविट में एक घोषणा करेंगे कि मैं अनूप भाटिया, है ना, घोषणा करता हूं कि मेरी एक एचयूएफ दिनांक इतने इतने को बन गई थी। अब मैंने अपनी शादी की डेट लिख दी या अपने पहले बच्चे की डेट लिख दी होने की, और मेरे परिवार में निम्न सदस्य हैं। अनूप भाटिया, मेरी वाइफ का नाम गीता भाटिया, मेरे एक बच्चे का नाम अंगद भाटिया, दूसरे का नाम आदित्य भाटिया। तो मैंने बोला साहब ये मेरी एक एचयूएफ क्रिएट हो गई, ठीक है। ये एचयूएफ का डिक्लेरेशन मैं एचयूएफ के पैन के साथ लगा करके एफिडेविट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यानी एनएसडीएल के पास दाखिल करूंगा, मेरा पैन आ जाएगा। और एक बार आपके हाथ में पैन आ गया तो उस पैन को यूज करते हुए आप ना सिर्फ अपना बैंक अकाउंट खुला सकते हैं, बल्कि अगर एचयूएफ में आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसके लिए टैन नंबर, जीएसटी नंबर, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है वो एचयूएफ के नाम से आप अवेल कर सकते हैं। तो अब हमने सारे रजिस्ट्रेशन ले लिए, एचयूएफ का पैन भी आ गया, लेकिन एचयूएफ में कैपिटल कैसे आएगी? एचयूएफ में हम पैसा कहां से लाएंगे? किस तरह से इनकम जनरेट करेंगे? तो एचयूएफ में इनकम जनरेट करने के 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं। सबसे पहले जो आपकी पैतृक संपत्ति यानी जो आपके ग्रैंडफादर से फादर से आप तक ट्रांसफर हो रही है, वो पैतृक संपत्ति आप एचयूएफ के नाम पे ले सकते हो। दूसरी इसमें होती है गिफ्ट्स। आप अपने रिलेटिव से, नोन से एक सर्टेन लिमिट तक, जो लिमिट 50,000 तक है, गिफ्ट ले सकते हो। अदरवाइज उस पर टैक्स इंप्लीकेशन रहेंगे, वो भी कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो जब आप अपनी ही एचयूएफ में गिफ्ट करते हैं तो एचयूएफ उससे इनकम तो कमाएगी, लेकिन सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है ऋषभ जी कि आपने अपनी एचयूएफ में जो फंड्स डाले हैं उससे एचयूएफ को जो इनकम होगी
वो एचयूएफ की इनकम नहीं है, वो आपकी इनकम है। तो इसका मतलब पूरी प्लानिंग नहीं हुई, पूरी प्लानिंग नहीं हुई। पूरी प्लानिंग कब होगी? जब या तो मेरे को कोई पर्टिकुलर पर्सन आउटसाइडर एचयूएफ में गिफ्ट दे, ठीक है, तब क्लबिंग नहीं होगी। अब आउटसाइडर कौन हुआ? जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आप, आपकी वाइफ, आपके 2 बच्चे, ये एचयूएफ हो गए। अब मान लीजिए आप कहते हैं भाटिया जी मेरे ससुर जी मेरी एचयूएफ में 5 लाख देना चाहते हैं, ले लूं क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ साहब ले सकते हैं एचयूएफ में, और आपके ससुर जी के हाथ में इस परिस्थिति में कोई क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन ये बात समझिएगा कि अगर एचयूएफ अपने मेंबर से पैसा गिफ्ट लेती है तो एचयूएफ के हाथ में टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि मेंबर से पैसा गिफ्ट आ रहा है। लेकिन अगर एचयूएफ नॉन मेंबर, आपके ससुर जी नॉन मेंबर है, आपके पिताजी नॉन मेंबर है आपके एचयूएफ के लिए, अगर आप लोग उनसे गिफ्ट ले लेते हैं तो वो एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल है। तो पहले आप 5 लाख पे टैक्स दीजिए। तो फिर मेरे जैसा सीए बोलेगा कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, डर क्या है, 5 लाख में से 2.5 लाख तक तो वैसे ही एग्जम्प्ट हो गए, 1.5 लाख अपन 80C कर लेंगे, तो 4 लाख तक तो टैक्स लगा ही नहीं, बचे 1 लाख। 1 लाख पे 5,000 रुपए टैक्स लग रहा है। तो आपको 5,000 रुपए में 5 लाख रुपए की कैपिटल आपकी खड़ी हो गई एचयूएफ में, क्या कोई बुरा प्रोपोजिशन है? नहीं। और कैपिटल जनरेट करने का तीसरा तरीका है बिजनेस इनकम, और स्पेशली वो बिजनेस जो एज अ होल फैमिली आप रन करते हो। कि मान लीजिए एक बड़ा परिवार है, आपके पिताजी, आप, आपके 2 भाई, सब मिलकर के एक मेडिकल एजेंसी चला रहे हैं, कोरोना में लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, रियायती दरों पर उनको दवाइयां बेच रहे हैं। पर एज अ परिवार हम ये दवाइयां का प्रोडक्शन भी करते हैं, या मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और बेचते हैं। तो दिस इज अ बिजनेस व्हिच इज रन बाय होल फैमिली। सच काइंड ऑफ बिजनेस कैन बी शोन एज एचयूएफ बिजनेस। और काफी सारे लोग जिन्होंने एचयूएफ ऑलरेडी बना रखी है, वो गलती ये करते हैं कि एचयूएफ में कमीशन की इनकम को बुक करते चले जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरेस्टिंगली एचयूएफ में कमीशन की एंट्रियां पकड़ते हैं, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जनरली स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, भाई एचयूएफ ने कैसे कमीशन कमाई? कि एचयूएफ गई होगी, किसी को मकान दिखाया होगा, वो मकान बेचा होगा, तो एचयूएफ को कमीशन आई होगी, बात समझ में नहीं आती। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहता है कि एचयूएफ में सर आप इंटरेस्ट इनकम दिखाएं, रेंटल इनकम दिखाएं, बिजनेस इनकम दिखाएं, डिविडेंड इनकम दिखाएं, कैपिटल गेन इनकम दिखाएं। यहां तक एचयूएफ के नाम पर हम रियल एस्टेट भी खरीद बेच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जनरली कोशिश करें एचयूएफ में कमीशन इनकम दिखाने से बचें। अब एचयूएफ में आपने कैपिटल जनरेट कर लिया, एचयूएफ में इनकम भी होने लगी है, उस इनकम को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ एसेट्स परचेज करना चाहते हैं, तो एचयूएफ के नाम पे कौन कौन से एसेट खरीद सकते हैं? क्या आप जमीन खरीद सकते हैं, क्या शेयर्स खरीद सकते हैं, क्या अपना डीमैट अकाउंट कराकर उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं? जैसे मैंने बोला, बैंक में आपने पैसा आ गया आपका, अब आप एफडी करें, म्यूचुअल फंड खरीदें, शेयर्स खरीदें, रियल एस्टेट खरीदें, डिवेंचर्स खरीदें, यानी जो संपत्ति एज एन इंडिविजुअल मैं खरीद सकता हूं वो सभी संपत्तियां एचयूएफ भी खरीद सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कार वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, कार भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं एचयूएफ। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने एप्लीकेशन का काम कर रखा है, एप्लीकेशन लगाएं, तो एचयूएफ की एक और फाइल क्रिएट हो गई, आप उसमें भी आईपीओ में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एचयूएफ से आप टैक्स किस तरह से बचा सकते हैं, एचयूएफ की टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। तो ध्यान दीजिए, एचयूएफ में टैक्स की वही स्लैब चलती है जो एक इंडिविजुअल के लिए चलती है, यानी आज की डेट में 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, उसके बाद 10 लाख तक 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। इसके अलावा एचयूएफ इंडिविजुअल की तरह ही डिडक्शंस भी क्लेम कर सकता है, जैसे 80C का डिडक्शन, मान लीजिए मेडिक्लेम के अगेंस्ट या ट्यूशन फीस के अगेंस्ट, होम लोन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। ये सारे ही डिडक्शन जैसे आप एज ए इंडिविजुअल क्लेम करते हैं, वो एचयूएफ में भी क्लेम किए जा सकते हैं, बशर्ते कि एचयूएफ में वो सारे एक्सपेंसेस हों। केवल जो मेजर डिफरेंस यहां पर बच जाता है वो ये है कि 87A की जो 12,500 रुपए तक की रिबेट एक इंडिविजुअल को मिलती है, यानी 5 लाख के नीचे उसका इफेक्टिव टैक्स 0 हो जाता है, वो रिबेट एचयूएफ में नहीं मिलती है। 80C की रिबेट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है पीपीएफ। क्या एचयूएफ के थ्रू आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो? इसमें हमारे एक्सपर्ट क्या ओपिनियन देते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है ऋषभ जी कि यू मे कंट्रीब्यूट एज एन एचयूएफ टू द मेंबर्स पीपीएफ, दैट कैन बी अ काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड टू योर मेंबर्स। ठीक है, लेकिन क्या है कि एचयूएफ का जो फंड है ना ऋषभ जी, वो है कंसोलिडेटेड फंड, यानी उस पर अधिकार है सारे मेंबर्स का। तो अगर आपने एचयूएफ का फंड उठा करके मेंबर के पीपीएफ में डाल दिया, तो पहली बात, जैसे मैंने बोला कि एचयूएफ का खुद का पीपीएफ नहीं हो सकता। तो अब अगर एचयूएफ बोले कि साहब मैंने मेरे मेंबर के पीपीएफ में जमा करा दिया और मैं 80C ले लूं, तो जब तक लॉ स्पष्ट रूप से इस विषय में ना बोले, वी वुड नॉट एडवाइज दिस थिंग टू बी डन।
तो इससे पहले कि हम बात करें कि एचयूएफ का पार्टीशन किस तरह से होता है कि एचयूएफ लोन ले सकता है, पहले हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें आपको समझ आएगा कि किस तरह से टैक्स सेविंग की जा सकती है एचयूएफ को यूज करते हुए। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम मिस्टर शर्मा को। मिस्टर शर्मा की सैलरी इनकम है 12 लाख रुपए। इसके अलावा उनकी एक पेरेंटल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी मान लीजिए, जिसपे 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट भी उनको आता है, यानी साल के 12 लाख रुपए रेंट में उनको मिल जाते हैं अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी के थ्रू। और लास्ट उनके पास 2 डीमैट अकाउंट है, दोनों में उनका लगभग 1.5 लाख रुपए का एलटीसीजी भी आता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि जब उन्होंने कोई एचयूएफ नहीं बना रखी है तब मिस्टर शर्मा को कितना टैक्स देना पड़ेगा, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि एक बार अगर वो एचयूएफ बना देते हैं और अपने टैक्स को प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो वहां पे उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो इन केस उन्होंने एचयूएफ नहीं बनाई है तो उनकी सैलरी की इनकम हो गई 12 लाख रुपए, रेंटल इनकम हो गई अगेन 12 लाख रुपए। रेंटल इनकम पर वो 30% डिडक्शन क्लेम करेंगे तो 3,60,000 रुपए डिडक्शन क्लेम होने के बाद उनकी नेट रेंटल इनकम हो जाएगी 8,40,000 रुपए। इस हिसाब से टोटल टैक्सेबल इनकम बन जाती है 20,40,000 रुपए। यहाँ पे वो 80C डिडक्शन 1.5 लाख रुपए का क्लेम कर लेते हैं तो जो टैक्सेबल इनकम उनकी बन जाती है वो 18,90,000 बन जाती है। इसके अलावा उनका स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के थ्रू 3 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आया हुआ है। इसमें 112A के अंतर्गत वो 1 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं और फाइनली उनका नेट एलटीसीजी बनता है टैक्स के लिए 2 लाख रुपए। तो इस हिसाब से उनका जो टोटल टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 3,79,500 प्लस 20,000 यानी 3,99,500 रुपए। अब यही कैलकुलेशन हम दोहराते हैं अगर उन्होंने एक एचयूएफ बना ली और वो इनकम जो एचयूएफ में अलाउड है उन्हें एचयूएफ में बुक करने लगे, तो इस पर्टिकुलर केस में उनकी जो सैलरी है वो उनके पर्सनल अकाउंट में ही बुक होगी, लेकिन उनकी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी के थ्रू रेंटल इनकम है वो एचयूएफ के अगेंस्ट बुक की जा सकती है। इसके अलावा वो अगर प्रॉपर प्लानिंग करें तो अपने एचयूएफ के डीमैट अकाउंट में और अपने पर्सनल डीमैट अकाउंट में दोनों में 1.5 लाख रुपए का एलटीसीजी जनरेट कर सकते हैं, रादर देन अपने पर्सनल अकाउंट में ही उन्होंने 1.5 लाख रुपए का एलटीसीजी जनरेट किया। अब ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है ये नंबर कुछ प्लस माइनस हो, लेकिन आप कंसेप्ट यहां पर समझिए। तो इस केस में आप देखेंगे जो टैक्सेबल इनकम है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है उनके इंडिविजुअल अकाउंट में प्लस एचयूएफ अकाउंट में भी, और जो नेट टैक्स बनता है वो 1,88,000 रुपए ही बनता है इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों का मिलाने के बाद भी। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने एक फिक्टिशियस एग्जांपल लिया है, हो सकता है इतना टैक्स न बचे, हो सकता है इससे भी ज्यादा बच जाए, ये आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप केवल वही इनकम अपने एचयूएफ में लीजिए जो उसमें अलाउड है। इसमें मैंने आपको बताया कि पेरेंटल इनकम है, गिफ्ट इनकम है, जब आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने लग जाते हैं तब आप एचयूएफ के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं जिसकी उसके अलावा कोई इनकम नहीं है तो आप एचयूएफ केवल और केवल तब बनाइए जैसे मान लीजिए आपको मल्टीपल आईपीओस के लिए अप्लाई करना और अपनी आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। अदरवाइज अगर आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने लगते हैं या आपको कहीं से बड़ा गिफ्ट मिलने की उम्मीद है, उन सारे ही केसेस में एचयूएफ आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब आपने एक बार एचयूएफ बना दी तो उसको डिसॉल्व किया जा सकता है क्या, उसको ब्रेक किया जा सकता है क्या? एचयूएफ का डिसॉल्यूशन नहीं होता है, एचयूएफ का केवल और केवल पार्टीशन किया जा सकता है। ये एचयूएफ का एक डिसएडवांटेज भी है। पार्टीशन जो ऋषभ जी होता है वो 2 तरीके का होता है। डिसॉल्व का मतलब तो देखिए क्या हुआ कि एचयूएफ को खत्म कर देना, यानी मेंबर्स को खत्म कर देना, तो वो तो हत्या हो गई, तो वो तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एचयूएफ पार्टीशन्ड होती है, यानी एचयूएफ का पृथक्करण होता है, उसमें सेपरेशन आता है। अब मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल के पिताजी, उनके 3 बच्चे, वो सब अब चाहते हैं कि अब हम अलग अलग हो जाते हैं ताकि पारिवारिक शांति बनी रहे, आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं आए, तो ठीक है। एचयूएफ का कंप्लीट पार्टीशन इनकम टैक्स लॉ रिकॉग्नाइज करता है, पार्शियल पार्टीशन नहीं रिकॉग्नाइज करता है। तो उसके लिए सिंपल एक एचयूएफ की पार्टीशन डीड लिखी जा सकती है कि आज दिनांक कितने को हम 4 जने बैठे, हमने तय किया कि एज अ को पार्टनर हम चारों अलग अलग हो जाते हैं और हमारी संपत्तियों का ये वितरण हो जाए। एचयूएफ का पार्टीशन इज नॉट अ टैक्सेबल इवेंट इन इनकम टैक्स लॉ, इसलिए ऐसी कोई टेंशन नहीं है, यू कैन डू अ पार्टीशन। क्या एचयूएफ लोन ले सकता है, और अगर लोन ले सकता है तो किन के नाम पर ले सकता है? बिल्कुल सर, एचयूएफ के नाम पर लोन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बहुत समझदार हैं। वो जब एचयूएफ के नाम लोन देते हैं तो वो साथ में कर्ता को या मेन को पार्टनर्स को एप्लीकेंट बना लेते हैं, क्योंकि एचयूएफ रियल पर्सन तो है ही नहीं ना, राइट, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन जुरिडिकल पर्सन नहीं, तो उनको साथ में को एप्लीकेंट बना करके, तो जैसे मान लीजिए एचयूएफ के नाम संपत्ति है, उसको गिरवी रखना है, एचयूएफ की इनकम को अप्रेज करना है और एचयूएफ के खाते से किस्त लेना है। कल को अगर मान लीजिए एचयूएफ नहीं पे कर पाई तो उस परिस्थिति में एचयूएफ के मेंबर्स को पकड़ा जाएगा कि भैया ये क्यों नहीं पेमेंट। और क्या एचयूएफ अपने ही मेंबर्स से लोन ले सकता है अगर एचयूएफ को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है या किसी और रीजन के लिए उन्हें पैसा चाहिए तो जी हाँ, एचयूएफ अपने मेंबर से भी लोन ले सकता है और उस लोन के अगेंस्ट उन्हें वो इंटरेस्ट भी दे सकता है। ये इंटरेस्ट एचयूएफ की इनकम से डिडक्ट हो जाएगा।
क्या HUF पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है, LLP में पार्टनर बन सकता है, प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर बन सकता है? नहीं सर, क्योंकि HUF रियल पर्सन नहीं है, ना तो वो पार्टनर बन सकते हैं, ना वो LLP में पार्टनर बन सकते हैं, और ना ही वो कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं। हाँ, कंपनी में HUF शेयर होल्डर हो सकती है, और शेयर होल्डर होने की वजह से कंपनी में HUF अपनी ओर से किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकती है डायरेक्टर होने के लिए। ऐसे ही LLP में या एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में HUF के बिहाफ पर कोई को पार्टनर या कोई भी मेंबर पार्टनर बनाया जा सकता है। तो उस पार्टनर को बोला जाएगा अनूप भाटिया ऑन बिहाफ ऑफ अनूप भाटिया एंड HUF। ठीक है, तो इसका मतलब वो डीड क्या बता रही है ना। हमने पार्टनरशिप डीड वाला भी, पार्टनरशिप वाला भी जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें भी मैंने बोला था कि मान लीजिए मैं मेरी HUF के साथ मिलकर पार्टनरशिप करना चाहूं, नहीं कर सकता, पर मैं, ऋषभ जी और मेरी HUF और आपकी HUF चारों जने मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहे, वी कैन मेक इट, क्योंकि दो रियल पर्सन आ गए उसमें। ठीक है, तो उस तरीके से HUF बनाई जा सकती है, HUF एंटर कर सकती है। अब HUF खोलने की सलाह हम उनको दे सकते हैं ऋषभ जी जिनके पास पैतृक संपत्ति है, ठीक है, या जिनके पास में आय के बहुत सारे स्रोत हैं, जिनमें उनको आय आती रहती है, या जिनको कहीं से गिफ्ट मिलने की संभावना है। जैसे मान लीजिए मेरी वार्षिक आय है 10 लाख 15 लाख। अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास से 5 लाख रुपए और आ गए, है ना, इनकम के, तो वो 30% रेट पे टैक्स हो सकते हैं। मेरे ससुर जी मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं, तो मैं फिर ये बोल रहा हूं कि चलिए आप मुझे मत दीजिए, मेरी HUF में दे दीजिए। तो जब तक आपके पास में इनकम के स्रोत नहीं है, ठीक है, तब तक HUF क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपको लगे कि हाँ साहब मेरे पैरेलल सोर्स खड़े हो रहे हैं, तो आप करें। कोई जना कहता है जी मेरे पास सोर्स नहीं है भाटिया जी, लेकिन मैं एक IPO में अप्लाई करने के लिए, एक एप्लीकेशन लगाने के लिए एक फाइल खोलना चाहता हूँ, क्यों ना खोलो, खोलो ना, मैं मना नहीं करूंगा सर, दैट प्लानिंग कैन बी डन। ठीक है, तो सही बात है, इट इज योर कंफर्ट, है ना। इफ यू डू एनी पर्टिकुलर थिंग लाइक दिस, आई वुड सिंपली एडवाइज, मैं लोगों को ऐसा जागरूक भी करता रहता हूँ ऋषभ जी, आप भी यही काम करते रहते हैं, जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें किसी खाते में, चाहे HUF का, इंडिविजुअल का हो, प्लीज ट्राई टू फाइल योर रिटर्न, ताकि आप किसी प्रकार से किसी ऐसे आधार पे नहीं आए कि भाई साहब लोग क्या किया, HUF का खाता खोला, 1.5-2 लाख के शेयर ट्रेडिंग के ट्रांजैक्शन किए, पता चला कुछ समय बाद 148 का नोटिस आ गया, तो लोग सोचे भाई साहब ये तो अपराध हो गया, मैंने गलती कर ली जो HUF का खाता खोला। तो आई वुड से बेटर, है ना, डू द कंप्लायंस एंड देन गेट रिड ऑफ ऑल दीस ट्रबल्स। तो होपफुली आपको ये बिजनेस बेसिक सीरीज पसंद आ रही होगी। इस सीरीज में ऑलरेडी हमने प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म पर पूरे डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके कोई भी सुझाव है, कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है, वीडियो में मैंने कोई गलती करी है जिसको आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो जरूर हमें कमेंट में बताइए। हम अपने सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं, उनमें ज्यादातर के रिप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। आपके इस लगातार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।